today we are going to start our new lecture, that is we have completed, हमने कंप्लीट कर लिया था टी बीम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो टी बीम के कंसेप्ट हमने समझ लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन द टी बीम. सो द क्वेश्चन इज़ लाइक एन आइसोलेटेड टी बीम इज़ कंटिन्यूस ओवर अ स्पान ऑफ 12 मीटर. एक टी बीम है जो इसका स्पान 12 मीटर्स का है, and it is used as shown in figure. Calculate the moment of resistance if M35 means grade of concrete is given to you and the grade of steel is given to you as Fe415. Okay, so now you have to calculate the moment of resistance for this beam. So the width of this beam is 900 mm and the depth of the flange is 200 mm, and as an area of reinforcement for 25 mm bars are used. 425 mm bars are used, and the effective cover of this bar is like 50 mm from the bottom, and the effective depth of the T beam is given as 650 mm. Okay, so अब हमें दिया है इसमें कि M35 ग्रेड यूज़ किया गया है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है आपको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है एज M35. तो इसके लिए जो सिग्मा CBC की वैल्यू होती है M35 ग्रेड के लिए, ये होती है आपकी 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, या आप इसे 3 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, और जो एरिया स्टील का ग्रेड है ये दिया है आपको Fe415. ठीक है, यानी कि आपको सिग्मा ST की वैल्यू दे रखी है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर. परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील इज़ 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज वी नो. ठीक है, तो जो ये तो दिया है हमें 900 mm और केस दिया है कंटिन्यूस ओवर स्पान. तो कंटिन्यूस जब रहता है, आपको पता है जब फॉर कंटिन्यूस टी बीम क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फॉर कंटिन्यूस टी बीम जो आपकी L नॉट होती है, मतलब इफेक्टिव लेंथ जो होती है 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव. ठीक है, L नॉट जो होता है 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव. और L नॉट हम निकालते क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है जो आपका कंटिन्यूस टी बीम है इसके लिए आपका फॉर्मूला हमें पता है इसके लिए कि टी बीम के लिए फार्मूला क्या होता है, L नॉट अपॉन, जैसे कि आप पेज नंबर 37 पे देखेंगे तो ये जो IS कोड है इसका पेज नंबर 37 है ये. तो IS कोड के पेज नंबर 37 में आप देखेंगे For isolated T-beams, effective flange width shall be obtained as below, but in case greater than actual width. तो ये जो फार्मूला है तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं. IS कोड में आप पेज नंबर 37 देखेंगे तो इफेक्टिव विड्थ का जो फार्मूला है ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. BF इक्वल टू होता है आपका L नॉट अपॉन L नॉट डिवाइडेड बाई B प्लस 4. ये इसका इफेक्टिव विड्थ ऑफ द टी बीम का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, प्लस BW. तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे तो आप इससे इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखते हैं इससे क्या वैल्यू निकल के आती है. तो BF इज इक्वल टू आप L नॉट अपॉन B प्लस 4 प्लस BW. ठीक है, तो L नॉट बराबर देखा हमने कि 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव. तो L नॉट कैसे निकालेंगे, 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव हमें दे रखी है, दिया है 12 मीटर का स्पान है. ठीक है, तो 0.7
इंटू 12, 0.7 इंटू 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इसमें ये पुट कर दीजिए, एल नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू 0.7 इंटू 12, 0.7 इंटू 12 अपॉन एल नॉट अपॉन बी, ओके। तो अपॉन 0.7 इंटू 12, बी की वैल्यू हमें दे रखी है बिट 900 mm है, ठीक है, प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू यानी कि बिड्थ ऑफ दी वेब। बिड्थ ऑफ दी वेब हमें दे रखी है, फिगर में हमें बिड्थ ऑफ दी वेब दे रखी है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करना भूल गया। ये जो आपकी बिड्थ ऑफ दी वेब है ये आपकी है 360 mm, 360 mm दी रखी है ये, ठीक है। तो सॉरी, प्लस 360 mm, ठीक है। तो ये जो आपकी निकल कर के आएगी, इससे आप बिट इफेक्टिव बिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल कर आ रही है 900 mm, मतलब कि जो बी इफेक्टिव है ये एक्चुअल बिट के बराबर ही निकल करके आई है, ठीक है। अब बी इफेक्टिव निकलने के बाद अब आपको पता करना है कि इसका जो है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमने दो केस देखे थे। सबसे पहले हम फिगर को नीचे एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, दिस इज गाइज दिस हियर। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी इसकी। तो हमने निकाल ली इफेक्टिव बिड्थ। इफेक्टिव बिड्थ हमारी आई है बी एफ, ये बी के बराबर ही निकल के आई है 900 mm, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए हम इसको क्या है, लाइंस को आगे तक प्रोजेक्ट कर देंगे। अब आपको ये बताना है कि इसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के पहले हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें पता है कि एक्स सी से निकलता है। तो FE415 ग्रेड के लिए एक्स सी की वैल्यू एक्स सी इज इक्वल टू होता है 0 पॉइंट, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है 0.8289 इंटू डी, मीन्स के इंटू डी। और के की वैल्यू होती है FE415 के लिए 0.289, ओके। तो डी की वैल्यू हमें दे रखी है, डी की वैल्यू 650 है। तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.289 इंटू 650। इससे आपके क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप आएगी 173.4 mm, ठीक है। तो एक्स सी की वैल्यू हमें मिल गई 173.4 mm क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। अब हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकालना है। तो इसमें दो केसेस होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि या तो एक्स ए जो होगा वो फ्लेंज के अंदर ही लाई करेगा, एक्स ए इज़ लेस देन डी एफ,
और ये हो सकता है कि XA इज़ ग्रेटर देन DF। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो XA आपका फ्लेंज के अंदर ही लाई करे या XA वेब पोर्शन में लाई करे, यानी कि इसकी वैल्यू DF से ज़्यादा है। तो पहला केस कंसीडर कर लेते हैं कि लेट XA इज़ लेस देन DF। ठीक है, लेट XA is less than DF means the value of actual depth of neutral axis is lying, the actual depth of neutral axis is lying within the flange. Now we are considering this case. तो इस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कहीं आपका, क्योंकि फ्लेंज के अंदर ही एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, तो फ्लेंज के अंदर ही हम कोई सी लाइन मार्क कर लेते हैं इसके बीच से, जो हम सपोज करते हैं कि वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो ये मैंने रेड कलर से एक बनाई है लाइन, इसको हम सपोज करते हैं कि ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो अगर ये XA है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोमेंट ऑफ एरिया ले लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया ले लेंगे, तो ये अगर XA है, ये वैल्यू अगर XA है ये, तो ये जो एरिया होगा ये कंप्रेशन में होगा, जो मैं हैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्रेशन में होगा। और इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ से लेकर के इस लेवल तक, स्टील के लेवल तक जाएगा ये। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ऊपर, ये आपकी वैल्यू कहलाएगी CA। अभी हमें नहीं पता अंडर इन्फोर्स सेक्शन है या ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, इसलिए हम स्ट्रेस इन कंक्रीट को CA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्ट्रेस इन स्टील को T/M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रेस इन स्टील है। और हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया हम निगलेक्ट करते हैं कंक्रीट में, तो हम इसको डॉटेड शेप में बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ऑल द स्ट्रेसेस आर बीइंग टेकन बाय स्टील ओनली, and none of the concrete which is below the neutral axis is responsible for taking the tensile stresses, yet the tensile stresses are entirely taken up by the steel bars only. Hence we are just creating a straight line at the levels of steel bars at the bottom below the neutral actual depth of neutral axis. ठीक है, तो अब ये CA हो गया, ये T/M हो गया, ये आपका एरिया है, ये कंप्रेशन में एरिया है आपका। दिस एरिया इज अंडर कंप्रेशन, दिस हैचेड पोर्शन विच इज आई हैव हैच्ड इन रेड कलर, इट्स दिस पोर्शन इज इन कंप्रेशन। तो आपको मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ का मोमेंट ऑफ एरिया कंपेयर कर दीजिए। मीन्स मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन साइड। So what we are going to do is comparing the moment of area from both the side. Okay, so moment of area from compression side is equal to moment of area from tension side. To why we are doing this, to find actual depth of neutral axis, to find XA. तो moment of area compression side से क्या होगा, area into distance between CG to neutral axis, which area, compression area or area under the compression, ठीक है, is equal to area under tension into distance from CG to neutral axis. This thing we know. So by comparing the area from compression side and tension side, we may find the actual depth of neutral axis. So let us see in the figure and find out whatever area is under compression. Okay, so you can see this, that this area is under compression. So this rectangle of 900 mm width and XA depth, so area will be 900 into XA, and the CG
of this rectangle, this tiny rectangle which I have hatched in red color, will be lying somewhere here, and distance between CG to neutral axis is, this distance will be XA by 2, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी CG होती है D by 2 पे, और D इसकी जो डेप्थ है ये XA है, तो इसकी CG होगी XA by 2 पे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कंप्रेशन, एरिया अंडर कंप्रेशन आपको पता है कितना है, 900 इंटू XA इंटू डिस्टेंस बिटवीन CG टू न्यूट्रल एक्सिस, ये आपको पता है कितना हो गया, XA अपॉन 2, ओके। एंड एरिया अंडर टेंशन, एरिया अंडर टेंशन हमें पता है, दे रखी है हमें 4 बार्स दे रखी हैं, तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू दी है 25 mm, 25 mm की बार है, ओके 25 नहीं है सॉरी, ये 28 mm की बार है एक्चुअली, दिस इज द बार ऑफ 28 mm, सो दिस इज 28 mm, द बार्स आर ऑफ 28 mm डायामीटर। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, दिस बार इज ऑफ 28 mm डायामीटर, ओके। सो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 28 स्क्वायर, m इंटू AST, ये तो AST हो गया, इंटू m, m की वैल्यू है इंटू 8.12, कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC से, तो m की वैल्यू आई 8.12 और ये आपका एरिया ऑफ स्टील इंटू इसकी जो CG से डिस्टेंस होगी न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये हमें पता है कि ऑलरेडी ये डिस्टेंस देखिए, ये जो टॉप एक्सट्रीम फाइबर से बार तक के सेंटर का डिस्टेंस ऑलरेडी ये D है, लेकिन हमें निकालना है इस रेड लाइन तक का डिस्टेंस, तो D माइनस XA कर देंगे हम, तो इस लाइन पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, m इंटू AST इंटू D माइनस XA, तो D की वैल्यू है 650 और ये है XA, तो हमें ये वाली डिस्टेंस से कंसर्न है, ये वाली डिस्टेंस, लेट मी मार्क इट with another color so that you have a clear understanding of which distance I am talking about. So this distance I am talking about, distance between CG to neutral axis. We know the CG of for the reinforcement itself lies within the center of the reinforcement. So the center of reinforcement is here, and distance between CG to neutral axis, and neutral axis is here, the red line is representing the neutral axis. So this distance will be D minus XA, it means 650 minus XA। तो इसको हम नीचे ले जाकर देखेंगे, so this distance is 650 minus XA, तो इससे हम XA की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें सारी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो XA की वैल्यू निकल के आ जाएगी, XA की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 149 mm, 149 mm। तो XA की वैल्यू आई 149 mm और XC की वैल्यू क्या थी, XC की वैल्यू थी 173.4 mm, 173.4 mm। तो हमें XA की वैल्यू भी पता है, XC की वैल्यू भी पता है, यानी कि XA की वैल्यू XC से कम है, मींस ये एक अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। और आपको पता है कि डेप्थ ऑफ द फ्लेंज की वैल्यू भी जो है वो इससे ज़्यादा थी, यानी कि डेप्थ ऑफ द फ्लेंज आपकी थी 200 mm। तो यानी कि जो हमने अजम्पशन माना था वो हमारा अजम्पशन सही है, और जो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर ही लाई कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू 149 mm है और
आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लेंज की वैल्यू 200 mm है, यानी कि जो हमने एजम्पशन माना है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लाइंग विद इन द फ्लेंज इज करेक्ट, हमारा एजम्पशन सही है। ठीक है, मीन्स इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है, एक्स ए इज लेस देन डी एफ। ठीक है, आवर हेंस आवर assumption is correct, यानी कि हमारा assumption जो था वो सही था। ठीक है, और क्या इन्फ्रेंस निकलता है, एक्स ए जो वैल्यू है एक्स सी से कम आई है, इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। ठीक है, यानी कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि टी बीम में हम हमेशा प्रेफर करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना कंप्रेशन साइड से, ताकि हमें इसकी कंबाइंड सीजी की वैल्यू ना निकालनी पड़े। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे हम सबसे पहले। अब इस स्ट्रेस डायग्राम को देख लेते हैं। एक्स सी की वैल्यू जो है ज़्यादा आ रही है, एक्स ए की वैल्यू कम आ रही है, यानी कि जो आपकी ये टी बाई एम की वैल्यू है ये तो आपकी हो जाएगी सिग्मा एस टी बाई एम, क्योंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन है इसलिए स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो ये वैल्यू एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन विल बी लेस देन द परमिसिबल लिमिट ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा सीबीसी से कम रहेगी। लेकिन हमें तो निकालना है कंप्रेशन साइड से ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सिमिलर ट्रायंगल मेथड लगा देंगे। सिमिलर ट्रायंगल से हम सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस हमें पता है एक्स ए, तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता है, ये वाली डिस्टेंस डी माइनस एक्स ए है। ठीक है, तो इसमें यदि आप सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, इसमें देखिए बाय सिमिलर ट्रायंगल, तो सी ए अपॉन एक्स ए, सी ए अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू टी बाई एम इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, क्योंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन है इसलिए हम टी बाई एम को सिग्मा एस टी बाई एम लिख सकते हैं। सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स ए है ना, यानी कि डी माइनस एक्स ए, यानी कि 650 माइनस एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू क्या निकली है, एक्स ए की वैल्यू आपकी निकली थी ये 149 mm। ठीक है, तो इसमें एक्स ए की वैल्यू रख दीजिए, तो 650 माइनस 149। ठीक है, तो इससे आपके एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट निकल आएगा। सिग्मा एस टी पता है आपको 230, ये आपको पता है एम की वैल्यू 8.12 समथिंग। ओके, 8.12 इंटू 650 माइनस 149 इंटू यहाँ पे भी एक्स ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ए यानी कि 149 और ये अपॉन में 650 माइनस 149। ओके, तो इससे आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट निकल आएगी। सी ए की वैल्यू निकल कर के आ रही है आपकी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 8.424 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये सी ए की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से। कैसे आप निकालेंगे, सीधा सीधा है इसमें, क्योंकि एक ही पोर्शन बन रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब क्योंकि कंप्रेशन साइड से निकाल रहे हैं इसलिए ये कौन सा फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी कंप्रेसिव फोर्स। अब फोर्स निकाल रहे हैं तो फिर से स्ट्रेस डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा
कंप्रेसिव फोर्स यहाँ लग रहा होगा इसके सेंटर पे, इसकी CG पे, ठीक है। ये लग रहा होगा आपका FC, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक फोर्स टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा FT करके, सपोज दिस इज FT, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये आपका लीवर आर्म होता है, ये वाली डिस्टेंस लीवर आर्म होती है Z, ओके। तो D माइनस इसका CG पता है, मैं ट्राइंगल का कितना होता है, CG XA/3 पे होता है टॉप से, ठीक है। तो D माइनस XA/3 इसका CG हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है तो स्ट्रेस इनटू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म, ओके। स्ट्रेस हमें पता है टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस CA है, प्लस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस लेंगे CA प्लस 0/2 इंटू एरिया। एरिया कितना है अंडर कंप्रेशन में 900 इंटू XA। XA की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, XA की वैल्यू आपने निकाली थी 149, ठीक है। और स्ट्रेस की वैल्यू पता है, और लीवर आर्म क्या होगा D माइनस XA/3 यानी कि 650 माइनस XA/3 माइनस XA यानी कि 149 149/3। इसमें CA की वैल्यू रख दीजिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर, इसमें CA की वैल्यू आप रखेंगे, CA की वैल्यू आई 8.424 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 900 इंटू 149 इंटू 650 माइनस 149 डिवाइड बाई 3। इससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है आपकी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 339.08 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप इसको टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं, टेंशन साइड से वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका न्यूट्रल एक्सेस जो होता है वेब के अंदर लाई करता है, तब आपको ध्यान रखना होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हम कंप्रेशन साइड से ही करें, क्योंकि आपका इस केस में न्यूट्रल एक्सेस जो है फ्लेंज के अंदर ही लाइव कर रहा था, तो आप डायरेक्टली इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते थे सिग्मा ST इंटू AST, ठीक है। फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू D माइनस XA/3, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, क्योंकि ये फ्लेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो फ्लेंज के अंदर ये एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही एक्ट करेगा। देखिए एक बार फिगर में, क्योंकि आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर है तो ये एक रेक्टेंगल बीम की तरह ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि all the tensile stresses are taken up by steel only and the area below the neutral axis is not considerable। यानी कि जो कंक्रीट का एरिया है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसलिए एक्चुअल डेप्थ के ऊपर ही जो आपकी रेक्टेंगुलर एक बीम की तरह बन रहा है, तो इसको एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर लाई कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली भी टेंशन साइड से निकाल सकते थे, MR इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस XA/3 फार्मूले से। सिग्मा ST हमें पता था क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, इसलिए परमिसिबल स्ट्रेसेस पे पहुंच जाएगी, इसके जो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील होंगे तो वो 230 आप पता था आपको एरिया ऑफ बार्स भी पता है 4 बार M π/4 इंटू 28 mm² की, ठीक है। ये भी आपको पता था, D की वैल्यू आपको पता थी 650 और XA की वैल्यू आपने निकाल ली थी 149/3, ठीक है। तो आप इससे भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते तो ये भी 339.08 किलो न्यूटन आता।
लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका एक्चुअल टी बीम के केस के अंदर जब आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जब वो वेब के अंदर आता है यानी कि DF से भी ज़्यादा हो जाता है, तब आपको जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई गेस दिस इज़ द एंड पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर टुडे, एंड from the next lecture we will be considering the design portion. So I'll be finishing up this lecture. So just I would like to say, be a real engineer, don't just get a degree, get the knowledge.